हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मीट योर्स वंस अगेन। तो आज है हमारा क्लास 4 ऑन द चैप्टर्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट वुड बी ऑन म्यूटेशंस, जो इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट वुड बी म्यूटेशंस, टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक म्यूटेशंस। सो बेटा, व्हाट इज म्यूटेशन? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या पढ़ा था कि ऐसा एक प्रोसेस जिसके अंदर जो स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। एक पर्टिकुलर ट्रेट वो लेके जा रहा था, हाइट का ट्रेट, कलर का ट्रेट, हेयर का कलर, जितने भी ट्रेट्स थे एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। क्या होगा अगर ये जो ट्रेट जो सक्सेसफुल जनरेशन अगर पास हो रहा है उसमें अगर कुछ चेंज आ जाए, मतलब जो कंटिन्यूस जो चीज़ चल रही थी अचानक से वो क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई और उसमें आ गया चेंज। तो ये जो चेंज आ रहा है इन प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज एक्चुअली नोन एज म्यूटेशंस। तो क्या है म्यूटेशन? सडन इनहेरिटेबल चेंज इज अ म्यूटेशन। कोई भी सडन या कंटिन्यूस जो वेरिएशन है जीनोटाइप में या फिनोटाइप में, अचानक उसमें अगर कुछ चेंज आ गया उस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो जी म्यूटेशन जो टर्म है किस साइंटिस्ट ने दिया था? ह्यूगो डे वराइज ने दिया था। अब ह्यूगो डे वराइज ने बोला था कि एक ऐसा एजेंट है जो इस म्यूटेशन को आगे से आगे कैरी कर रहा है। ये जो एजेंट है जो म्यूटेशन को कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेजन। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या है? अब जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होते हैं इनके 3 कॉजेज हो सकते हैं, या तो वो म्यूटेशन फिजिकली हो, केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो। फिजिकली कैसा होगा कि आप या तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए या आप आ गए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब एक्सरे हो गया, गामा रेस हो गया, इनके अगर आप बहुत एक्सेसिव एक्सपोजर में आ गए तो आपके अंदर क्या होगा, जीन के अंदर म्यूटेशंस आएंगे। या कोई भी अगर फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजिस्ट है, अगर उन्होंने पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं पहना जो वो पहनते हैं, आपने नोट किया होगा कभी एक्सरे में अगर आप जाओगे तो अगर वो ना पहने तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक्सरे के एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनका म्यूटेशन हो सकता है। इवन अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है रिपीटेटिव एक्सरेज करा रहा है ड्यू टू एनी मेडिकल की रीज़न की वजह से, तो उनके भी अंदर भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन आ सकता है। ठीक है। अब है यूवी रेज। जो है यूवी रेज का मीन्स क्या कि अगर कोई बहुत रिपीटेडली एक्सपोज हो रहा है इन सन रेज, तो सन की रेज जो यूवी रेज है, तो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो आपके अंदर क्या कर देगी, स्किन के अंदर म्यूटेशन कर देगी और आपको स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है। फिर है केमिकल म्यूटेशन, मस्टर्ड गैस के एक्सपोजर से या HNO2 नाइट्रस एसिड के एक्सपोजर से यू कैन हैव अ केमिकल म्यूटेशन। फिर है बायोलॉजिकल म्यूटेशन दैट कैन बी कुड बी ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। फिर है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। एक है जीनोमैटिक म्यूटेशन, एक है क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस, एक है जीन म्यूटेशंस। हम इसको कैसे करेंगे कि जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है? कोई भी चेंज ड्यू टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई भी रीजन की वजह से अगर 46 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो कितने हो गए, 47। तो ये जो ऐड हुआ है एक्चुअली क्या कर रहा है, ये क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन लेके आ रहा है। ठीक है। या ऐसा कुछ हो कि इस 46 में से एक जो क्रोमोसोम है वो हो गया गायब, डिलीट हो गया, तो अब हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम हो गया, 45। कितना हुआ, 45। तो ये भी क्या है, एक म्यूटेशन है। तो मतलब अगर कोई भी क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है या एब्सेंट हो गया है, तो वो जिस तरह का म्यूटेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज जीनोमैटिक म्यूटेशन। ओके। फिर है क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कोई भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है दिस इज द क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये इसका पर्टिकुलर एक लेंथ है, म्यूटेशन हुआ, ये बन गया बहुत छोटा। ठीक है। तो इसका साइज में डिफरेंस हुआ, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हुआ, तो ये किस टाइप का म्यूटेशन हुआ, ये हुआ क्रोमोसोमल एब्रेशन का। फिर है जीन म्यूटेशन।
हमें पता है कि डीएनए का जो होता है स्ट्रक्चर इज अबाउट लाइक दिस। अब एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही चेंज आया कि भाई पर्टिकुलर इस सेक्शन के अंदर म्यूटेशन के चेंजेस आए, तो यहाँ पे एक इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाया जाएगा, जीन म्यूटेशन कहलाया जाएगा। आया समझ में? चलो अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, म्यूटेशंस जो होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट जीनोमोटिक म्यूटेशन। क्या है जीनोमेटिक म्यूटेशन? ये बेटा इसको आप कर दीजिए। दो तरीके के होंगे हमारे पास में जीनोमेटिक म्यूटेशन, दैट इज एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। क्या होगा, यूप्लॉइडी और ईप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि सिर्फ कुछ क्रोमोसोम चेंज होंगे, एक या दो क्रोमोसोम या तो ऐड हुए या डिलीट हुए, ठीक है। अब अगर कोई गेन कर रहा है क्रोमोसोम तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी। 46 क्रोमोसोम है, एक ऐड हुआ, कितने बने, 47 क्रोमोसोम। तो ऐड हुआ एक क्रोमोसोम तो वो हुआ हमारा हाइपरप्लॉइडी, जिसमें क्रोमोसोम ने क्या किया, एक क्रोमोसोम को गेन किया। वहीं पे अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए, क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम जो है लॉस हो गया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, हाइपोप्लॉइडी। मतलब कम हुआ हाइपोप्लॉइडी, ऐड हुआ हाइपरप्लॉइडी, करेक्ट। अब है यूप्लॉइडी। अभी हमने क्या किया कि एक ऐड हो रहा है, एक जा रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा एक सेट ही क्या हो जाएगा, ऐड होगा या डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, इधर एडिशन और डिलीशन ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। तो अगर एक पूरा सेट ऐड हो रहा है तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी, और अगर एक पूरा सेट हट रहा है तो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, हेप्रोप्लॉइडी, ठीक है। अब हाइपरप्लॉइडी क्या, फॉर एग्जाम्पल है ट्राइजोमी। क्या है, ट्राइजोमी। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। किस में होंगे, ठीक है, पेयरिंग में होंगे, कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये 23 क्रोमोसोम हमारा है, ठीक है। अब इस 21st क्रोमोसोम में आप देखोगे एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, 21st क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, अंडरस्टूड। 21st क्रोमोसोम में क्या हुआ है, एक जो क्रोमोसोम है ऐड हो गया है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है, उस समय जो डिजीज होगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फिर उन्होंने बताया एक और रीजन जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हमको पता है कि अगर हम जेंडर की बात करें तो जो फीमेल्स होती है उनका क्या होगा, क्रोमोसोम का सेट XX, मेल्स का होगा XY। क्या होगा, XY। अब मेल्स के अंदर अगर मैं एक और क्रोमोसोम ऐड कर दूं, क्या करूं, एक क्रोमोसोम मैं ऐड कर रही हूं, है ना। तो अभी क्या हो गया, XXY। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल क्रोमोसोम में एक म्यूटेशन हुआ और उसमें एक और क्रोमोसोम X ऐड हो गया, उसको हम बोलेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ऐसा ही चेंज अगर 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हुआ, उसको हम बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। फिर है हाइप्लोप्लॉइडी। अब हाइप्लोप्लॉइडी में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रोमोसोम है, क्या है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर मैं ये डिलीट कर दूं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कर दिया मैंने डिलीट, अब बचा एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हट गया, सिर्फ एक ही रहा। इस समय इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोप्लॉइडी, जो एक है टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम एक बोलते हैं डिजीज जो म्यूटेशन से हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में से एक जो है क्रोमोसोम डिलीट हो गया, अंडरस्टूड। अब जो नियोप्लॉइडी है हमने बताया हाइपरप्लॉइडी होता है और एक हाइपोप्लॉइडी होता है। हाइपरप्लॉइडी के अंदर या तो चीज़ें क्या होगी, ऐड होगी, और हाइपरप्लॉइडी में चीज़ें डिलीट होगी, मतलब क्रोमोसोम डिलीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अगर मैं बोलूँ कि इस 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में
ये पर्टिकुलर जो सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेट है क्रोमोसोम का, इसमें ऐड हो गई, इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो गया, ऐड हो गया, क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो ये है ट्राइसोमी, क्या है, ट्राइसोमी। एडिंग ऑफ वन क्रोमोसोम इन द सेट ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने ये सेट ऑफ क्रोमोसोम लिया, ठीक है, अगर ये सेट ऑफ मैंने क्रोमोसोम लिया और इसमें मैं कहूँगी कि भाई मैंने 2 ऐड कर दिए, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने ऐड हो गए, 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो गए, तो मैं इसको अब बोलूँगी दिस इज टेट्रासोमी, दिस इज टेट्रासोमी। तो एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम्स, ठीक है, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेट्रासोमी। अंडरस्टूड। फिर आया हाइपोप्लॉइडी। अगेन हमारे पास में अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 8 सेट ऑफ क्रोमोसोम है मेरे पास में, ठीक है, अगर इस क्रोमोसोम के अंदर मैं एक ये वाला डिलीट कर दूँ तो मेरे पास ये एक बचा, कितना बचा, एक बचा, तो मैं उसको बोलूँगी मोनोसोमी, क्या बोलूँगी, मोनोसोमी, ठीक है। और किसी सेट ऑफ क्रोमोसोम में, कोई भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सेट लिया जिसमें 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक पूरा के पूरा सेट जो है क्या हो गया, पूरा की पूरा सेट, सॉरी, पूरा की पूरा सेट जो है चला गया, ठीक है, ये पूरा की पूरा सेट जो है हमारा चला गया, ठीक है। तो पूरा एक सेट का डिलीट होना, पूरा एक सेट का डिलीट होना इज नोन एज हमारा नलीसोमी। देख रहे हो, ये पूरा 1 2 3 हमारे पास में है क्रोमोसोम्स, ठीक है, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, एक पूरा हट गया तो क्या होगा, वो नलीसोमी, क्या होगा, नलीसोमी। होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, जिसमें अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम ऐड कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो होगा ट्राइसोमी, 2 क्रोमोसोम ऐड कर रहे हैं तो टेट्रासोमी, और अगर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम हट गया दैट इज मोनोसोमी, और पूरा की पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर हट गया है तो दैट इज कॉल्ड एज नलीसोमी, ठीक है। अब ये न्यूप्लॉइडी के रीजंस क्या होते हैं, हमें पता है सेल डिवीजन के बारे में जिसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि मेटाफेज के अंदर ये सारे क्रोमोसोम एक लाइन के अंदर पूरा अलाइंड है, पूरा अलाइंड है, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, ये चला जाएगा पूरा राइट साइड में, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब भी म्यूटेशन आया है उसमें क्या होगा कि ये दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, चेंज हो गया क्रोमोसोम में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक म्यूटेशन का कंडीशन हो गया। तो रीजन ऑफ न्यूप्लॉइडी क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द नॉन डिसजंक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इन एनाफेज लीड्स टू न्यूप्लॉइडी, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के जो सेट्स हैं वो क्या होंगे, या तो ऐड होंगे या वो डिलीट होंगे, ठीक है। फिर है क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन में क्या कि ये आपके पास में पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आपने 1 2 3 4 5 6 आपने सेट्स बनाए अप टिल 7। अगर मैं बोलूँ कि 5 और 6 पूरा ही क्या हो गया, हट गया, क्या हो गया, 5 और 6 पूरा हट गया, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में क्रोमोसोम के अंदर जो जीन की सेटिंग्स है उसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे 5 और 6 प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, जिसके अंदर जो सेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। अब है जीन म्यूटेशन। अब बेटा जीन म्यूटेशन जो होता है अगेन 2 तरीके का है, कितने तरीके का है, 2 तरीका है, दैट इज ट्रांजिशन एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्जन, ठीक है। डीएनए जो होता है हमें पता है नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, एमआरएनए भी नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि डीएनए के अंदर प्यूरिन टू प्यूरिन 2 चीजें होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन, क्या होता है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, क्या होगा, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, क्या होगा ये, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है दैट इज एडेनाइन एंड गुआनाइन,
और पिरामिडीन के अंदर क्या होगा हमारे पास में, पिरामिडीन के अंदर क्या होगा, पिरिमिडीन में हमारे पास में होगा साइटोसाइनिन, यूरासिल एंड थायोसिन। ये हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब ट्रांजिशन के अंदर क्या हुआ कि प्यूरिन की जो बेसेस है ए और जी है, इनका एक सीक्वेंस है, ए ने जी का प्लेस ले लिया, जी ने ए का प्लेस ले लिया, तो वो क्या हो गया, ट्रांजिशन। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर बेसेस आपस में इंटरचेंज हो गए, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन, भले वो पिरामिडीन में हो या वो प्यूरिन में हो। अब ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि एक ग्रुप का कुछ नाइट्रोजनस बेस दूसरे ग्रुप के नाइट्रोजनस बेस से क्या कर ले, रिप्लेस कर ले, इंटरचेंज कर ले। मतलब ए ने सी का प्लेस ले लिया, सी ने ए का प्लेस ले लिया, ठीक है। तो पिरामिडीन और प्यूरिन के बीच में क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, म्यूटेशन क्रिएट हुआ, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्जन, जिसका मोस्ट जो है कॉमन एग्जाम्पल है हमारा सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके अंदर हम अगला जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम डिटेलिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डीएनए का बेस दैट इज प्यूरिन, पिरामिडीन, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन, इनके बीच में जब उनके सीक्वेंसेस के अंदर चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन। फिर है टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरह के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स थे वो एक्चुअली उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे थे, तो वो क्या था, उन्होंने उनको बताया कि भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें पर्टिकुलर सेट्स या जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम को वो ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है या ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर जो म्यूटेशन आ रहा है एक्चुअली वो डिजीज़ कौन से ट्रांसफ़र हो रही है। हम उस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। लेकिन ये पेडिग्री एनालिसिस से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को रेक्टिफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या तो चेंज हो रहा है या उनका अरेंजमेंट ही पूरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को, वेराज इसमें ये पॉसिबल नहीं है थ्रू पेडिग्री एनालिसिस इन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएगा डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स एंड टर्नर सिंड्रोम्स। तो सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल न्यूक्लियोटाइड डिसऑर्डर है, ठीक है। और मतलब ऑटोसोमल मतलब सेक्स लिंक्ड नहीं है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा 21st क्रोमोसोम है, क्या है 21st क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है, इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया। क्या हो गया, एक और क्रोमोसोम जो है ऐड हो गया 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पे हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं इन ह्यूमन बीइंग, एक क्या हो गया, ऐड हो गया। क्या हो गया, एक ऐड हो गया। अब हमारे पास में उस डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में कितने क्रोमोसोम आ गए, 27। तो सबसे पहले ये किसने डिटेक्ट किया था, सेंटेज लैगडॉन डाउन में इन 1866। अब डाउन सिंड्रोम के अगर हम फीचर्स देखें, मतलब अगर आप उसको फिनोटाइपिकली देखोगे, फिजिकली देखोगे, तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्सन डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही उनका छोटा हाइट होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। उनका जो बैक है वो पूरा क्या होगा, बैक ऑफ द हेड पूरा क्या होगा, फ्लैट होगा। बहुत ही ब्रॉड उनका आगे से चपटा सा एकदम फ्लैट उनका क्या होता है, फेस होता है, ठीक है। उनका जो माउथ है ओपन रहेगा। जो आईज की जो फोल्ड है आपको दिखा, हमारे आईज के कैसे फोल्ड है, उनके आईज में फोल्ड नहीं होता है, एब्सेंट ऑफ द आई फोल्ड्स को हम बोलते हैं एपिकेंथस। क्या बोलेंगे, एपिकेंथस। कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होता है, मतलब जहाँ से वो बॉर्न हो रहे हैं तब से ही उनको क्या होता है, कंजेनेंटल हार्ट डिजीज रहता है। पाम उनके बहुत ब्रॉड होते हैं। जो हमारी क्रीजेज होती है, जो स्किन के हमारे पाम के जो क्रीजेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या दिखेगी आपको, क्रीजेस दिखने वाली है। फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत सारे लूप्स होंगे,
ठीक है, IQ लेवल बहुत कम होगा, मेंटली वो रिटायर्ड होंगे। ठीक है, IQ लेवल उनका बहुत कम होने वाला होगा, और जो उनकी जेनेटियल्स हैं बहुत ही क्या होंगे, अंडर डेवलप होंगे। ठीक है, अंडर डेवलप होंगे। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर है। ठीक है, फ्लैट उनका पीछे का हेड रहता है, माउथ जो है उनका ओपन है। ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको फिशर्स इसमें दिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लूप्स दिखेंगे, फिशर्ड इनकी टंग दिखेगी आपको। ठीक है, हमारे जैसे यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड होता है, उनका नहीं होता है। अब है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर 21st क्रोमोसोम के अंदर एक ऐड हो गया है क्रोमोसोम। लेकिन जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन होता है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड सिंड्रोम है। फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मेनली ये मेल को अफेक्ट करता है। इनको कर रहे हैं, मेल को अफेक्ट करता है। हमें पता है मेल का जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज XY। लेकिन अगर इसमें एक और X ऐड हो जाए तो इट लीड्स टू क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। ठीक है, ठीक है, इसमें जो मैस्कुलिन जो डेवलपमेंट होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है। फेमिनाइन कैरेक्टर्स, जो फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा उस पर्सन में दिखेंगे। ठीक है ना, ओवर डेवलप आपको ब्रेस्ट दिखेगा। ठीक है ना, जिसको हम गायनोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और वो स्टराइल होगा, जो मेल है वो क्या होगा, स्टराइल होगा, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। वो क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं। टॉल स्ट्रेचर होगा। ठीक है, फेमिनाइन कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, गायनोमेस्टिया उनमें प्रेजेंट होगा। ये आपको एग्जाम्स में पूछते हैं, तो यू शुड नो कि कौन कौन से आपको फिजिकल कैरेक्टर्स क्लिनफिल्टर सिंड्रोम से सफ़र करते हुए पर्सन में आपको दिखेगा। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 27। ठीक है, 46 यहाँ पे थे, एक ऐड हुआ, कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम्स। कितने हुए, 47 क्रोमोसोम। तो दे कैन आस्क इन द MCQs और इन द फिल इन द ब्लैंक्स, जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल म्यूटेशन है, या वो सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। तो हम बोलेंगे क्लिनफिल्टर्स इज अ सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इनका टॉल स्ट्रेचर है, पुअर मसल टोन है। ठीक है, रेड्यूस सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, लॉन्ग लेग्स है। ठीक है ना, इंक्रीज ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, और जो टेस्टिस है वो बहुत स्मॉल है, और ये इनफर्टाइल होते हैं। क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं। इसमें एक जो है, एक क्रोमोसोम क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द कॉज ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ऑटोसोम, नहीं, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, या एब्सेंस ऑफ 1Y क्रोमोसोम। द करेक्ट आंसर इज एक एक्स्ट्रा कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज अ सेक्स लिंक्ड नियोप्लॉइडिक डिसऑर्डर। इसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो गया, हट गया। क्या हो गया, हट गया। सिर्फ क्या बचा, एक क्रोमोसोम बचा, दैट इज एक्स। और फीमेल इसमें अफेक्टेड होती है। ठीक है, अब इसमें फीमेल क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, जेनेटिलिया, ये सभी क्या होंगे, रूडिमेंट्री होंगे, अंडर डेवलप होंगे, फुली डेवलप नहीं होंगे। उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होगी। पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा। ठीक है, जितने भी दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो लैक होंगे। नेक उनका बहुत ज़्यादा क्या होगा, ब्रॉड होगा, बहुत ज़्यादा एकदम वेब्ड होगा इन लोगों का नेक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मेनली अफेक्ट करता है मेल्स को, टर्नर सिंड्रोम मेनली अफेक्ट करता है फीमेल्स को। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या था, क्रोमोसोम ऐड हो रहा था एक्स, इसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम एक चला गया। ठीक है, आप ये सभी देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, एक जो क्रोमोसोम है वो चला गया, तो अब पीछे सिर्फ क्या बचा, एक क्रोमोसोम। फिर है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम डिसऑर्डर पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके अंदर, डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा था, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि होता है दो तरीके का, दैट इज ऑटोसोमल एंड अगेन सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में अब दो तरीके के हैं, रेसेसिव भी है और डोमिनेटिव भी है। रेसेसिव में क्या आएगा, सिकल सेल एनीमिया,
phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis and albinism. Whereas डोमिनेंट में क्या आएगा? मायोटॉपिक डिस्ट्रॉफी. डोमिनेंट का सिर्फ एक ही है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होता है कि हमको पता है कि मसल कैसे वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा. इसमें कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वापस मसल का जो रिलैक्स होने का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. ठीक है. फिर है सेक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड. एक्स लिंक्ड में है रेसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मसल्स जो होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. ठीक है. और एक वाई लिंक एक ही दिया है, दैट इज हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस ऐसा डिजीज है जिसमें पूरी बॉडी के अंदर, भले वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अगेन इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन, जो कि क्या है? सेक्स लिंक्ड है. तो सबसे पहले है फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. अब एक जीन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, इसका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फिनाइल एलानिन है, इस एंजाइम की वजह से किस में कन्वर्ट होगा? थायरोसिन में कन्वर्ट होगा. किस में होगा? थायरोसिन में कन्वर्ट होगा. अगर ये एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? इस एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? क्या अभी भी ये फिनाइल एलानिन थायरोसिन में कन्वर्ट होगा? नहीं. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अब ये जो फिनाइल एलानिन है किस में कन्वर्ट हो रहा है? इन फिनाइल पायरोविक एसिड. क्या इनमें कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल पायरोविक एसिड में. अब ये क्या होगा? एसिड ऑफ कोर्स बन रहा है तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, कलेक्ट हो रहा है. अब ये जितना भी एक्यूमुलेटेड फिनाइल एलानिन है वो कन्वर्ट हो रहा है इन फिनाइल पायरोविक एसिड. और ये ब्रेन को इफेक्ट, इसका जो एक्यूमुलेशन है, ये जो इकट्ठा हो रहा है एसिड, ये आपके ब्रेन को क्या करता है? इफेक्ट करता है, जिससे पर्सन में गोज टू रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है. और ये यूरिन के अंदर पास होना स्टार्ट हो जाता है. हमारी किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बॉडी से वो क्या होता है? एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर क्या है? हम पॉलीट्रॉफी इसको बोलते हैं कि प्लियोट्रॉफी है. क्या है? फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या कर रहा है? प्लियोट्रॉफी. क्या था प्लियोट्रॉफी? एक जीन जो दो कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या होता है प्लियोट्रॉफी? जिसके अंदर एक जीन है वो दो कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. तो इसके अंदर जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है, इसके भी क्या है? दो चीज़ें हैं. दो चीज़ों पे ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. एक तो ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है, दूसरा स्किन के अंदर पिगमेंटेशन लाता है. ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपके स्किन पे हो जाएंगे. ठीक है. तो फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर क्या होगा? ब्रेन सेल इफेक्ट हुआ, पर्सन को क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्ड हो जाएगा वो, और स्किन के अंदर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स, ब्लैक पैचेस आपको दिखेंगे. ठीक है. ऐसे आपको पैचेस दिखेंगे. ये एक्जिमा है. ठीक है. बहुत ही ऐसा मोजी ऑर्डर बच्चे में से आता है या उस पर्सन में से आएगा. ठीक है. हाइपर पिगमेंटेशन होगा. ठीक है. सीजर्स आएंगे. ऑफ कोर्स ब्रेन के सेल्स अगर इफेक्टेड हो रहे हैं तो पर्सन में सफर फ्रॉम सीजर्स. ठीक है. इसमें आप देख रहे हो फिनाइल एलानिन, अगर आप देखोगे ये किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में. अगर ये वाला एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज अगर प्रेजेंट है तो ही ये नॉर्मली फिनाइल एलानिन टायरोसिन में क्या होगा? कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर ये एब्सेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल पायरोविक एसिड, जिसका एक्सेसिव एक्युमुलेशन लीड्स टू द डिजीज नोन एज फिनाइलकीटोन्यूरिया व्हिच अफेक्ट्स द ब्रेन सेल्स. फिर है सिकल सेल एनीमिया. अगेन ये रेसेसिव म्यूटेशन है, डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है. अब सिकल सेल एनीमिया किससे होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 का जो पेयर है उसमें ये अपना असर दिखाता है, म्यूटेट करता है, और वही म्यूटेशन पेरेंट से किस में जा रहा है? बच्चों के अंदर जा रहा है. ठीक है. इसके अंदर क्या है? सिकल सेल एनीमिया में अगर दोनों ही पेरेंट कैरियर हैं इस डिसऑर्डर के, तो बच्चों के अंदर, उसके अगले जो जनरेशन है उनके बच्चों के अंदर सिकल सेल एनीमिया जाएगा ही जाएगा. ठीक है. नॉर्मली अगर अपन देखें तो हीमोग्लोबिन बाइकॉन्केव होता है. उसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे शुरू से पढ़ते आ रहा है फ्रॉम ग्रेड 5-6 कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है. लेकिन अगर कोई पर्सन अगर सफ़र कर रहा है फ्रॉम
सिकल सेल एनीमिया, तो उनका जो स्ट्रक्चर है आरबीसी का ऐसा हो जाता है। क्या होता है? ऐसा हो जाता है। अब इसमें आरबीसीज के अंदर हमें पता है कि आरबीसी अगर ऐसा है उसमें अच्छा खासा इस हीमोग्लोबिन को स्पेस मिल गया। ये नॉर्मल आरबीसी है, इसमें इसको हीमोग्लोबिन को स्टे करने के लिए अच्छा खासा क्या मिल गया? जगह मिल गया। बट यहाँ पे नहीं है, हीमोग्लोबिन अच्छे से यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और इट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन क्रोमोसोम 11। इसमें जो बाइकॉन्केव आरबीसीज थी अब किस में हो गए? सिकल सेल में कन्वर्ट हो गई। हीमोग्लोबिन जो इजीली इसमें रेजिस्ट कर सकता था अब सिकल सेल में नहीं कर पाएगा। एंड वी नो कि हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कहीं ना कहीं क्या आएगा? इम्बैलेंस आपको दिखेगा। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में अगर आप देखोगे, हमने पढ़ा था डीएनए का और उन सब का देखा था, प्यूरिन पिरामिडिन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में। इसके अंदर आप क्या देखोगे कि जो टी है, जो हमारा नॉर्मल पर्सन में अगर आप देखोगे थायरोसिन किससे जाके लिंक कर रहा है? बाय ए से। किससे कर रहा है? एडिनाइन वाले नाइट्रोजनस बेस से कर रहा है और उसने क्या बनाया? ग्लूटामिक एसिड बनाया। क्या बनाया? ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल है। ठीक है, सीटीसी में जो है इट इज बिन कंबाइनिंग विद जीएजी एंड क्या बना रहा है? ग्लूटामिक एसिड बनाना है। ठीक है, अब वहीं पे अगर म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया? 11 क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हो गया, तो अब यही सीएसी जो है कि क्या बना रहा है? पिरामिडिन से साथ में अपनी पेयरिंग बना रहा है। ठीक है, बनाना किससे था? प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस से। बट यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया वाला पर्सन है वो जो है इसमें क्या करेगा? प्यूरिन जो है किससे बना रहा है? पिरामिडिन से अपना पेयरिंग बना रहा है। होना क्या चाहिए था? प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे होना चाहिए था। कौन सा वाला? एडिनाइन वाला। लेकिन अब यहाँ पे उसने पिरामिडिन के यूरेसिल से, इस यूरेसिल से उन्होंने क्या कर दिया? अपना पेयरिंग कर दिया। तो इट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वलाइन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। बनना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। बन क्या रहा है? वलाइन। तो दिस म्यूटेशन लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, यही बताया गया है कि ह्यूमन में अगर म्यूटेंट हो गया हीमोग्लोबिन आपका बिकॉज ऑफ लो O2, बिकॉज ऑफ लो टू लीड्स टू सिकल शेप आरबीसी। क्या होगा? अगर कोई रीजन से पॉलीमराइजेशन हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो वो जो आरबीसी है, नॉर्मल जो आरबीसी था बाइकॉन्केव का, अब किस में कन्वर्ट हो गया? इन सिकल शेप। किस में कन्वर्ट हो गया? इन सिकल शेप। ठीक है, दोनों अगर जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया है या कोई भी अगर नॉर्मल अगर हम जीन ले ब्लड का, तो क्या है? दोनों में ए है तो वो नॉर्मल है, एक में HbA है एक में HbS है, मीन्स वो कैरियर है। 50-50% चांसेस है कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में शायद सिकल सेल एनीमिया से वो क्या करेगा? सफ़र करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के अंदर दोनों ही क्या है? कैरियर है, रेसेसिव कैरियर है इसके सिकल सेल एनीमिया का, तो ऑफकोर्स जो ऑफस्प्रिंग है वो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड 110% होने वाले हैं। ठीक है, देख रहे हो? प्यूरिन के साथ में नॉर्मली इन्होंने बनाया है जो डीएनए है एमआरएनए के एडिनाइन से, इसके साथ में क्या कर रहा है? पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, और क्या बनाएगा? इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड। वेराज यहाँ पे अगर आप देखोगे सिकल सेल के अंदर यहाँ पे पिरामिडीन के साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं, जो कि क्या बनाएगा? ओवलिन बनाएगा। क्या बनाएगा? ओवलिन बनाएगा। अंडरस्टूड? ये नॉर्मल है और ये हमारा सिकल सेल के, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा क्या बन गया? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बाइकॉन्केव बन क्या रहा है? ड्यू टू म्यूटेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया आरबीसी का इनटू सिकल शेप। ठीक है, अब सिकल शेप जैसे कि यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन जितने भी ये सिकल सेल आप देख रहे हो यहाँ पे जो आरबीसी का क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इनको यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये इजीली यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो पा रहे, ये सब यहाँ पे क्या हो गया? कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्या करने के? ब्लड डिसऑर्डर्स लेके आने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर लेके आएगा। एनीमिया तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन का कंटेंट, क्योंकि सिकल सेल बन गया, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, बिकॉज हीमोग्लोबिन को जगह ही नहीं मिल रही है कि वो वहाँ पे जाके रेजिस्ट कर सके। इसलिए क्या हो रहा है? आरबीसी के ऊपर अगर वो बन गया, अगर वो बाइकॉन्केव से क्या बन गया?
सिकल बन गया तो उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और पर्सन किससे सफ़र करेगा, एनीमिया। हमको सबको पता है कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है, हीमोग्लोबिन का जो मेजर है वो क्या हो गया, लोअर डिग्री पे चला गया, लोअर चला गया। ठीक है, फिर है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इसमें दोनों ही पेरेंट क्या होंगे, इसके कैरियर होंगे। थैलेसीमिया दो तरीके के होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अब अल्फा थैलेसीमिया जो है, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया हर समय 16 क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा। जो 16 क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है, HbA1, HbA2, ये दोनों जीन इफेक्ट होंगे। अब इसमें से देखो, कोई भी थैलेसीमिया है, इसके अंदर क्या होगी, अल्फा चेन होती है। क्या होती है, अल्फा चेन। ठीक है, अल्फा चेन भी होगी और बीटा चेन भी होगी। ठीक है, अल्फा चेन भी होगी, बीटा चेन भी होगी। किसी रीजन की वजह से अगर अल्फा चेन हट गया, अल्फा चेन हट गया तो इकट्ठा क्या हो रहा है, बीटा हो रहा है, बीटा चेन ही बनता जा रहा है, पूरा प्रेसिपिटेशन हो गया। और किसी रीजन से अगर बीटा चेन हट गया तो अल्फा क्या होगा, अल्फा चेन क्या हो जाएगी, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जब जब हमारा बीटा जो है, इसमें बीटा अगर अल्फा चेन जो है अफेक्ट हो गया, इनका सिंथेसिस रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब कौन बचा, ज़्यादा क्वांटिटी में कौन बचा, बीटा बचा। तो बीटा इकट्ठा होने लग गया, तो बीटा जो हमारा चेन है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, और आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो रप्चर होने लगेगा। वेर इज बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्रोमोसोम 11 इफेक्ट होगा। जो जीन इफेक्ट हो रहा है वो HBB है। इसमें किसका सिंथेसिस कम होगा, बीटा का। तो इकट्ठा कौन होने लग गया, अल्फा। अल्फा चेन प्रेसिपिटेट होने लगी, अल्फा चेन एक जगह इकट्ठी होने लगी, और उससे भी क्या हुआ, आरबीसी रप्चर हो गया, आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो थैलेसीमिया की जो चेन्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, दो तरीके के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम अफेक्ट करता, 16 क्रोमोसोम में इसका इफेक्ट दिखेगा, और अगर क्रोमोसोम नंबर 11 पे अगर इसका इफेक्ट दिखा तो वो क्या हुआ, बीटा थैलेसीमिया। इसमें जो अफेक्टेड जीन है वो है HbA1 और HbA2। इसके अंदर जो अल्फा चेन है इसका सिंथेसिस रिडक्शन होगा, तो बीटा जो चेन है वो एक जगह इकट्ठा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा और आरबीसी को रप्चर कर देगा। यहाँ पे जो हमारा अल्फा प्रेसिपिटेशन होगा, अल्फा चेन का प्रेसिपिटेशन होगा, बिकॉज बीटा चेन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, और इससे भी आरबीसी रप्चर होने वाला है। तो तुम डिफरेंस भी इसमें आप देख सकते हो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इन एग्जाम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है। आरबीसी माइक्रोसाइटिक हो गया, मतलब अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से ये छोटा हो गया, और इट लीड्स टू एनीमिया। क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा हो गया तो इतना हीमोग्लोबिन कंटेंट आगे से आगे नहीं जाएगा। दो तरीके के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया अल्फा जीन को अफेक्ट करेगा, और बीटा थैलेसीमिया बीटा जीन को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे दोनों जगह आप देख रहे हो, दोनों ही की ही चेन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस। सो कोई भी चेन अगर अनबैलेंस है, भले वो अल्फा हो भले वो बीटा हो, इट मे लीड टू थैलेसीमिया। नेक्स्ट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये भी सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस दिखेगा। ठीक है, आप रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो जो भी पर्सन अगर कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है तो उसको रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा।
ज़्यादातर आपको मेल में दिखेगा और फीमेल्स में कम दिखेगा। इसका रीज़न क्या है कि हमको पता है कि जो मेल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल के पास में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। और हमने क्या पढ़ा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है किसको इफेक्ट कर रही है? एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट कर रही है। तो इस वजह से क्योंकि एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है मेल के पास में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेल जो है कलर ब्लाइंडनेस से क्या करते हैं? इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। हमारे आइज के अंदर कौन सेल्स हैं? वो पिगमेंटेड है। यही पिगमेंटेशन हमको अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कलर का परसेप्शन करने में हेल्प करता है। वहीं पे अगर इश्यूज आ गए तो आप किससे सफ़र करेंगे? कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र करेंगे। अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसे, इफ़ यू हैव अ नॉर्मल और नॉट, यू आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस और नॉट। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर, और यहाँ पे अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कहाँ पर रेड कलर है, कहाँ पे ग्रीन कलर है, तो मीन्स योर आईसाइट इज नॉर्मल, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि इस रेड के पीछे क्या है? ग्रीन बैकग्राउंड है, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अगेन ये क्या है? सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम पे ये इफेक्ट अपना दिखाता है, एक्स क्रोमोसोम पे अपना ये म्यूटेशन का प्रोसेस दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है हेमोफीलिया। अब हेमोफीलिया भी क्या है? सेक्स लिंक्ड है, अगेन सेक्स एक्स क्रोमोसोम पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल प्रोटीन जो है इकट्ठा होता है एक जगह, ठीक है, और क्लॉटिंग कराता है। नॉर्मली क्या करता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर के हमको पता है कि जब भी हमको कहीं पे इंजरी हो रही है, कहीं पे भी हमें एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, कुछ टाइम के बाद में आपका ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बिकॉज वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए, प्रोटीन इकट्ठे हुए, जिन्होंने क्या किया? उस जगह को क्लॉट करा दिया, और फर्दर जो ब्लड लॉस है वो हो गया बंद। ठीक है, लेकिन जो भी पर्सन हेमोफीलिया से क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, उनके अंदर अनकंट्रोलेबल ब्लड लॉस है, मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोसेस है वो हो गया इफेक्ट। तो ये डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज। क्यों ब्लीडर्स डिजीज? बिकॉज एक बार जो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हुआ वो अनकंट्रोलेबल होता है, अनस्टॉपेबल होता है। रेयरली फीमेल्स में दिखेगा, लेकिन जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस डिजीज की क्या थी? कैरियर थी, इसलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। चलो, अब हेमोफीलिया दो तरीके का है, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे अंदर, उसमें जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं है, किसी पर्सन के अंदर एब्सेंट है, तो वो किससे सफ़र कर रहा है? हेमोफीलिया टाइप ए। हेमोफीलिया ए से वो सफ़र कर रहा है। और अगर किसी पर्सन के अंदर 9th क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, उसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो वो टाइप बी से सफ़र कर रहा है, हेमोफीलिया टाइप बी से सफ़र कर रहा है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हेमोफीलिया टाइप बी इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रिसमस फैक्टर और 9th फैक्टर, और द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया टाइप ए इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 8th फैक्टर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 8th फैक्टर। ठीक है, हेमोफीलिया नॉर्मल ब्लड सेल्स है, यहाँ आपका इंजरी हुआ, यहाँ के सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स यहाँ के इकट्ठे हो गए, और इन्होंने क्या कर दिया? इसको ब्लॉक कर दिया। जैसे आप इसको ब्लॉक किया तो फर्दर ब्लड लॉस क्या हो गया? रुक गया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पर्सन हेमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लॉटिंग हो ही नहीं पा रहा है, जितने कंटेंट यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहे, और ब्लड को बाहर आने का रास्ता मिल गया, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हुई। तो कंटिन्यूस यहाँ पे क्या होता रहेगा? क्लॉटिंग होता रहेगा। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी जिसको हम क्लासिक हेमोफीलिया भी बोलते हैं, टाइप बी को हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका क्या होगा? डेफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्सेंट। यहाँ पे 8th क्रोमोसोम इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9th क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड है, यहाँ पे 8th क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड है, मतलब एब्सेंट है, और यहाँ पे 9th क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, ये यहाँ पे पूरा एब्सेंट है। ठीक है, उसी से डिसाइड होगा कि टाइप ए हेमोफीलिया है कि टाइप बी हेमोफीलिया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ऑफ द ब्लड डिजीज हेमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। सबसे पहले हेमोफीलिया क्या था? सेक्स लिंक था, एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट कर रहा था, और थैलेसीमिया क्या है? नॉन सेक्स लिंक्ड है, मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है।
ठीक है। हेमोफीलिया जो है हमें पता है एक्स क्रोमोसोम को इसने अफेक्ट किया, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन के अंदर जितनी भी चेन्स थी, अल्फा चेन इफेक्ट होगी या बीटा चेन इफेक्ट होगी, ठीक है। फादर्स अफेक्टेड अगर है तो सन रेयरली इफेक्ट होगा। क्या होगा, फादर्स अगर अफेक्टेड है तो सन्स रेयरली इफेक्ट होंगे, बिकॉज हमको पता है कि जो फादर के अंदर अगर हम देखें तो कितने कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, और अगर मदर का एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो हमें पता है कि ये जो हेमोफीलिया है एक्स लिंक क्रोमोसोम के ऊपर है। तो अगर ये मदर का एक्स एक्स बना तो चांसेस क्या हुए कि उसने उनका जो ये हेमोफीलिया डिजीज है किस में जा रहा है, उनकी डॉटर में जा रहा है। किस में जा रहा है, उनके डॉटर में जा रहा है। लेकिन अपना जब वो वाई क्रोमोसोम एक्स से बनाएंगे, वाई क्रोमोसोम एक्स से बना रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक्स वाई बना। तो सन जो है बहुत रेयरली इफेक्ट होंगे, लेकिन डॉटर से, डॉटर के अंदर ये वाला डिजीज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम फादर। तो फादर ज़्यादा अफेक्टेड है, सन आर रेयरली अफेक्टेड, ठीक है। इस थैलेसीमिया के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी अगर सन है या डॉटर है, वो आराम से इजीली अपने पेरेंट्स से उनके अंदर ये वाला डिजीज जो है थैलेसीमिया कैन बी ट्रांसफर। हेमोफीलिया ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि 8th और 9th जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसके एब्सेंस से क्या होगा, हेमोफीलिया होगा। वेरस थैलेसीमिया में पूरी चेन ही क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। दिस इज अ रेड्यूस सिंथेसिस ऑफ ऑल और वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन। ग्लोबुलिन चेन कौन सी, अल्फा चेन या बीटा चेन, विच कॉजेज एनीमिया हो जाएगा। किसी भी एक अगर अल्फा चेन है या बीटा चेन है, इन दोनों में से अगर कोई भी चेन अगर अफेक्ट होती है, कोई भी चेन अगर अफेक्ट होती है तो इट में लीड टू एनीमिया, जॉइंडिस, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, जिसके अंदर जो स्प्लीन जो हमारा ऑर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, कार्डिक एनलार्जमेंट, हार्ट का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने क्वेश्चंस को, नीट के क्वेश्चंस को या 12th में अगर आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो होता क्या है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली क्या है, जनरेशन टू जनरेशन की इसकी स्टडी होती है। इस स्टडी में हम पता लगाएंगे कि कौन सा जो डिजीज़ है वो क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है। हम यहाँ पे डिजीज़ को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या वो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। हमें पता है कि हम बचपन के अंदर क्या बनाते थे, एक पेरेंट्स का और पूरा ऐसे नहीं मतलब ट्री जैसा फैमिली ट्री बनाते थे, जिसमें परदादा, दादा, आपके मम्मी पापा, आपके अंकल, आंट, उनके सिबलिंग्स, ठीक है, उनके बच्चे, सब एक पूरी फैमिली ट्री बनती थी। वैसे ही हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंट इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। आप उस जनरेशन के अंदर कैसा इनहेरिटेंटली अगर कोई ट्रेट पास ऑन हो रहा है उसको हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको ट्रेस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ट्रेट की कौन सा एक स्पेसिफिक चीज है जो रिपीट हो रही है इन एवरी जनरेशन, ठीक है। तो कोई भी तरह की एबनॉर्मलिटी अगर हम उसको एनालिसिस अगर हम कर पाए, इट मीन्स हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर जनरेशन जो है कौन सा पर्टिकुलर डिजीज जो है आगे के आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है पेडिग्री की, जिससे आप आपके आने वाले नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये पेडिग्री का आपने बनाया, इसमें क्या देख रहे हो, ये पूरा फैमिली का एक पूरा स्ट्रक्चर है, फैमिली ट्री जैसे आप सबको समझ सकते हो, जिसमें मैंने क्या किया है, इन सबको जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया। ये हमारा है फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये हमारा है सेकेंड जनरेशन, ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन, ठीक है। यहां देखोगे तो अगेन ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन, ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो भी डिजीज है वो फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में रेड मार्क है, सेकेंड जनरेशन में भी पहुंच चुका है, और सेकेंड से थर्ड में भी पहुंच चुका है। इट मीन्स सारे जनरेशन में ये डिजीज जो थी प्रेजेंट थी। इट मीन्स ये क्या है, डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक डिजीज है जो पास ऑन हो रही है।
वहीं पे रेसेसिव है। ये क्यों रेसेसिव है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको दिख रहा है नहीं, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन सेकंड में दिखी और वापस थर्ड में दिखी, तो एक जनरेशन स्किप हो गया सिर्फ सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में तो है नहीं। तो एक जनरेशन अगर स्किप हो गया है तो वो क्या है, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। अगर सारे जनरेशन में प्रेजेंट है इट मीन्स एक वो डोमिनेंट आपको म्यूटेशन दिखेगा, डिसऑर्डर दिखेगा। तो कोई भी अगर जनरेशन में स्किप हो रहा है, कोई भी जनरेशन अगर स्किप हो रहा है तो वो क्या होगा, रेसेसिव। और अगर हर जनरेशन में वो डिजीज डिसऑर्डर आपको दिख रहा है तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट। फिर है सेक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस कैसे बता सकते हैं, देखो क्रिस क्रॉस एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा मेल, ठीक है, ये है फादर, ये है मदर, ठीक है। ये है अगेन, सॉरी, ये हो गई डॉटर, ठीक है। अगर कोई फादर को डिजीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल फादर को कोई तरीके का डिजीज है तो वो अगर ट्रांसफर हो रहा है इन डॉटर, ये है डॉटर, ये है सन, दिस इज सन, तो ये क्या हो गया, आपको फादर में अगर दिख रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप जा रहे हो तो डॉटर में दिख रहा है, ठीक है। क्रिस क्रॉस हुआ, क्या हुआ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। फादर से किस में गया, डॉटर में गया, ठीक है। अब अगर मदर है, क्या है, मदर का अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल मदर को कोई अगर डिजीज है वो किस में जाएगा, सन में दिखा, आपको किस में दिखा, सन में दिखा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्रिस क्रॉस हुआ। तो अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है, कोई भी ट्रेट अगर अपोजिट जेंडर के पास में जा रहा है, मतलब फादर से डॉटर में गया, मदर से सन में गया, तो वो क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोमल क्या होगा कि भाई सेक्स से कोई भी लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसमें आप कैसे बताओगे, फॉर एग्जाम्पल फादर मदर, ठीक है, इनकी 2 डॉटर्स हैं, एक सन है, ठीक है। चारों की चारों को कोई डिजीज शो कर रहा है, मतलब दोनों जनरेशन में इनके तीनों बच्चों को और दोनों पेरेंट्स को सेम अगर डिजीज आगे से आगे जा रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो वो क्रिस क्रॉस मेथड में जाएगा, फादर को है तो डॉटर में जाएगा, मदर को है तो वो सन में जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक थी पेडिग्री एनालिसिस की, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा डिजीज़ है। अगर आप तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आप ये दे सकते हो कि हमें क्या पता था कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट था, सेक्स लिंक तो है नहीं, तो क्या हुआ, ऑटोसोमल है, हर जनरेशन में दिख रहा है तो क्या हुआ, डोमिनेंट है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर हमने लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें डोमिनेंट जो हमारा डिसऑर्डर था ऑटोसोमल, वो कौन सा था, कौन सा था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स में लेकिन मसल्स इजीली रिलैक्स नहीं हो पा रही है। तो सिर्फ एक ही हमारे पास में डिजीज है, दैट वाज ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो कि क्या था, मायोस्टोटिक डिस्ट्रॉफी। होगा यहाँ पे लिखा सी, क्या है, मायोस्टोटिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और वहीं पे क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था, जो स्किप हो रहा था जनरेशन के अंदर, रेसेसिव था, वो कौन था, सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया की डिजीज है, और ये है हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो इस तरीके से आप पेडिग्री एनालिसिस को ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जितने भी इस चैप्टर में जितने भी नोट्स, जितने भी मेरी 4 क्लासेस आपकी हुई है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपके लिए रियली वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज बहुतों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर आपने सारे नोट्स को कवर किया, सारे एक एक मेरे टॉपिक्स को कवर किए, तो आपको बहुत ही ईजी चैप्टर लगने वाला है। तो ये इस चैप्टर का एक लास्ट क्लास था। तो हमारा ये क्लास, ये जो हमारा चैप्टर था, इज ओवर अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट चैप्टर पे होगा।
हम वेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास। होप ये तुमको पूरा सारा जो भी 4 क्लासेस का लेक्चर है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।